चलिए अब हम 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है डिफाइन करो और इसको प्रूव करो यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें डिराइव करना है। पहले बता दें कि लॉ क्या होता है। लॉ ये होता है बच्चों कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। अच्छे से आपने इसको थ्योरी में पढ़ा होगा। एग्जैक्टली इसको हम बोलते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो आपका डेफिनेशन हो गई लॉ की। अब हमें इसको प्रूव करना है। लेकिन प्रूव हमें कौन से लॉ से करना है बच्चों? न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें इसको प्रूव करना है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको याद होगा बच्चों। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि अगर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अगर दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जितना फोर्स ए पर बी लगाएगी उतना बी पर ए लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब हमें दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी बराबर माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। अब फोर्स इंटू टाइम होता है चेंज इन मोमेंटम न्यूटन के सेकंड लॉ से। देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ होता है। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो गया? एफ डेल्टा टी हो गया बच्चों। तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए और इधर हो जाएगा माइनस में चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अब डेल्टा पी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। देखिए पी ए किसका मोमेंटम है? ए का। पी बी किसका मोमेंटम है? बी का। और डेल्टा मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। अगर सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं है यानी कि जो मोमेंटम है बच्चों वो कैसा है? किसी चीज में अगर चेंज नहीं है तो वो चीज कैसी होती है? कांस्टेंट। देखिए हमने शुरू किया थर्ड लॉ से और आ गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, है ना। तो अगर मान लीजिए सिस्टम में दो बॉडी हैं तो इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले मोमेंटम था पी ए, दूसरी बॉडी का मोमेंटम था पी बी, बाद में ए बॉडी का मोमेंटम हो गया पी ए डैश और बी बॉडी का मोमेंटम हो गया पी बी डैश, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। एक बात यहाँ ध्यान से समझने वाली है कि जिसका मोमेंटम था m1 u1 उसका हो गया m1 v1, जिसका था m2 u2 उसका हो गया m2 v2, लेकिन जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का इंटरेक्शन से पहले इंटरेक्शन के बाद वो कांस्टेंट होता है। तो ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ हो गया बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है। इसमें कहा गया है कि सूटेबल एग्जाम्पल देते हुए आप बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में समझाइए। बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और एक प्लॉट कीजिए ग्राफ भी जिसमें तीनों जो है ना अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आप समझा सकें। चलिए इसको भी समझाता हूं। तो देखो बच्चों इसमें देखिए आपको बताऊं कि जो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स टू प्ले व्हेन ए बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड मूविंग, यानी कि वो भी रेस्ट पर है। हमने अप्लाइड फोर्स लगाया लेकिन बॉडी चली नहीं है। हमने किसी रुकी हुई बॉडी पर फोर्स लगाया
लेकिन बॉडी चली नहीं है, रुकी हुई है, फ्रिक्शन आ गया, है ना। तो चलने से पहले जो फ्रिक्शन होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जिस समय बॉडी ठीक चलने वाली होती है उस समय के फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जिस समय बॉडी चल रही होती है उस समय के फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, ये रखा हुआ है, आपने एक फोर्स अप्लाई किया, ये नहीं चला क्योंकि फ्रिक्शन आ गया। आपने फोर्स को बढ़ा दिया तब भी नहीं चला क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बढ़ता जाता है। आपने और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, ये भारी बॉक्स फिर भी नहीं चला क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ गया। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। लेकिन उसके बाद जब आपने और बढ़ाया तो आपको लगा कि अब यह खिसकने वाली है चीज, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई बच्चों। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और उस समय ये जो बॉडी होती है ना, ठीक चलने वाली होती है। तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन and it comes into play when the body is just to start the motion। और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब आप और ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी चल पड़ती है, और चलती हुई बॉडी में जो फ्रिक्शन पीछे को आता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, है ना। और जिस समय चलने वाली होती है तो लिमिटिंग, चल रही होती है तो काइनेटिक, और चलने से पहले जब बॉडी रेस्ट पे होती है और फ्रिक्शन जो है आता है और बढ़ता जाता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आप इनका एक ग्राफ भी खींच सकते हैं बच्चों। ये देखिए, आप इनका एक ग्राफ भी खींच सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहां पर सपोज हमने ले लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और यहां ले लिया अप्लाइड फोर्स। तो बच्चों ये ग्राफ पहले तो आता है स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से ऐसे कर्व होता है, और यहाँ पर ये इधर एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसमें ये वाला सेक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि ये वाली जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जिस समय बॉडी चल रही होती है तो उसका फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक होता है, और ये फ्रिक्शन जो है बच्चों लिमिटिंग से कम होता है। ये वाला जो फ्रिक्शन है इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ पूछा गया था, तो तीनों फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई, और साथ साथ हमारा जो है ये ग्राफ भी हो गया। अब देखिए 32 क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव पास्कल लॉ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में समझाना है, हाउ डज इट वर्क। तो पास्कल लॉ थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, उसे वहां से अच्छे से लर्न कर लीजिए। कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि अगर कोई लिक्विड है, रेस्ट पर है, और इसमें किसी एक जगह पर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो वो प्रेशर चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में अनडिमिनिश्ड, बराबर बराबर चारों तरफ बढ़ जाता है, उसको पास्कल लॉ कहते हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है हमने आपको क्लास में भी समझाया था। इसमें जो है एक मास्टर सिलेंडर होता है, और यहाँ पर एक ब्रेक पैडल होता है, और जब उसको हम दबाते हैं तो यहाँ पर जो है ना लिक्विड जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो आता है, और यहाँ पर एक बड़ा सिलेंडर होता है ना बच्चों, बड़ा सिलेंडर होता है, और पीछे ब्रेक शूज होते हैं, है ना। यहाँ रिम लगा होता है, ठीक है। जब हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉल एरिया पर, तो लार्ज फोर्स बन जाता है लार्ज एरिया पर, और थोड़ा एफर्ट लगा के ये ब्रेक शू ओपन हो जाते हैं। जो थ्योरी में आपको समझाया था वहां से अच्छे से लर्न कर लीजिए हाइड्रोलिक ब्रेक। उसके बाद ये देखिए इसका और पार्ट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, ये होता है एक्सेस प्रेशर 4s/r, है बच्चों। जो लिक्विड बबल है उसमें तो होता है 2s/r, लेकिन सोप बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं तो 4s/r। और उसके बाद सुपर हिट टॉपिक आप जानते हैं बर्नौली थ्योरम, ये आपको अच्छे से आता होगा बच्चों, ये तो आना ही आना है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर क्या है देखिए, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 4.7 मीटर है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना है, और ये सेम अमाउंट में स्ट्रेच किया जाता है। और जैसे कि कॉपर वायर, उसकी लेंथ इतनी है, उसका एरिया इतना है, अंडर ए गिवन लोड, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस निकालना है बच्चों। चलिए मैं आपको समझाता हूं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा।
तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों। ये जो है इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इसमें एक वायर तो है अलग मटेरियल का, दूसरा वायर अलग मटेरियल का है बच्चों। एक स्टील है और दूसरा कॉपर है ना। और जो स्टील वायर है उसकी लेंथ दे रखी है 4.7 है बच्चों। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही जो कॉपर वायर है उसकी लेंथ दे रखी है 3.5 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और ये कहा गया है बच्चों कि इनकी जो ओरिजिनल लेंथ है बच्चों वो तो आपको दे दी है, लेकिन जिसमें उनमें जो एक्सटेंशन है वो सेम है, यानी कि जो डेल्टा एल की वैल्यू है ना वो सेम है। और फॉर ए गिवन लोड, यानी कि जो लोड सस्पेंडेड है वो भी सेम है, दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो y का फार्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का FL/A डेल्टा एल। अब इसमें देखिए क्या क्या कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ऐसे में जो है बच्चों y किसके प्रोपोर्शनल हो गया, L/A के। y प्रोपोर्शनल हो गया L/A के। और जब L/A के प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, जैसे कि y स्टील अपॉन y कॉपर, तो लेंथ के तो प्रोपोर्शनल है L स्टील अपॉन L कॉपर, लेकिन एरिया का इन्वर्स है A कॉपर अपॉन A स्टील। अब इसमें बच्चों सारी चीजें आपको दे रखी हैं 4.7 अपॉन 3.5 और इधर 4/3, क्योंकि पावर जो है वो तो कट गई है बच्चों। सॉल्व करेंगे तो 1.79 आएगा, यानी कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो कॉपर के मुकाबले 1.79 का जो रेशियो है, ये इसका आंसर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो है अभी जो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा। इसका बी पार्ट है कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखा है दो मटेरियल का, ए और बी। जैसे कि ये ग्राफ है ए का, ये ग्राफ है मटेरियल बी का, और कुछ बातें पूछी गई हैं। विच ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। तो बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, अगर आप स्लोप निकालेंगे ना तो दिस अपॉन दिस स्लोप होता है। अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं, तो मैथ में अच्छे से जानते हैं कि BC अपॉन AC इस स्लोप, और BC स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। तो स्लोप बराबर BC अपॉन AC, यानी कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है y, यानी इसका स्लोप यंग्स मॉडुलस दे रहा है बच्चों। अब देखिए किसका स्लोप ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि इसके मुकाबले ये वाला ग्राफ ज्यादा इंक्लाइंड है, यानी कि इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि इसका स्लोप ज्यादा है। तो देखिए y प्रोपोर्शनल टू स्लोप, अभी मैंने आपको समझाया, और स्लोप किसका ज्यादा है, ए का, यानी कि यंग्स मॉडुलस ए का ज्यादा है। अच्छा, ए का ज्यादा है। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो बच्चों जिसका ब्रेकिंग पॉइंट लेट आता है और वो ऊंचा है। देखिए ए जो है इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है फार अबव है, इसका तो देखिए फटाक से ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है। तो ए का ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो ऊपर है ना, ये ज्यादा मजबूत है। तो ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है और ए ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। आराम से आप इसको कर लेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी हो गया। अब इसका और देखिए, इसमें देखिए एक स्टील केबल है और एक स्टील की केबल है और जिसकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, सपोर्ट करती है चेयर लिफ्ट, और मैक्सिमम स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड, इतना मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है, मैक्सिमम लोड पूछा है। तो भैया ऐसा है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा बराबर मैक्सिमम लोड अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, जब स्ट्रेस है मैक्सिमम तो फोर्स है मैक्सिमम। यहां से जो मैक्स लोड आएगा बराबर सिग्मा मैक्स इंटू ए कर देंगे, है ना। और इसका जो एरिया है वो πr² ले लेंगे। आर जो है सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो दे रखा है 10⁸, ये तो दे रखा है 10⁸,
और एरिया ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे, सिंपल आ जाएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट देखिए बच्चों। बी पार्ट में क्या कहा गया है कि एक रिजिड बार है 15 किलो की, सिमेट्रिकली 3 वायर से लटकी हुई है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बार है और ये कोई फिक्स सपोर्ट है, एक तार ये है, एक तार ये है, और बीच में जो है अलग मटेरियल का तार है, एक तार ये है ना। और कौन सा मटेरियल है, सपोज आप देख सकते हैं कि किनारे पर कॉपर है, बीच में आयरन है ना। सिमेट्रिकली सपोर्ट है, यानी कि दोनों तीनों पर जो लोड है वो सेम है, और सिमेट्रिकल का मतलब उनमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो भी सेम है बच्चों। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, इनके डायमीटर का रेशियो निकालना है। डायमीटर का रेशियो निकालना है बच्चों, तो डायमीटर का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर वही टॉपिक होता है F बराबर Y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L है बच्चों। इसमें क्या है कि लोड तो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकी ओरिजिनल लेंथ बराबर है, और इसके अलावा बच्चों एक चीज और है कि इनकी जो है बच्चों लोड सेम है और इनिशियल लेंथ भी सेम है। जब 3 चीजें सेम हो गई तो बच्चों क्या क्या इसमें सेम हो गया, देखिए इसमें सेम है, तीनों पर बराबर लोड है, बराबर लेंथ है, और बराबर लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ है। तो y किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ओनली a के प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों। ये देखो y प्रोपोर्शनल टू a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, और यानी कि प्रोपोर्शनल टू एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला गया। यहां से देखिए d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट y, यानी कि आपसे अगर पूछा है कि रेशियो निकालिए तो आप आराम से निकाल लेंगे, डायमीटर ऑफ आयरन अपॉन डायमीटर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर आएगा कॉपर और नीचे आएगा आयरन। सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप से ये आप देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल काफ़ी आए हुए हैं इस क्वेश्चन में, इस सैम्पल पेपर में। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। गुड लक बच्चों, इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करिए।